हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। दोस्तों आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने साइंस की एक और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। दोस्तों ये वीडियो जो पार्ट है जीव जनन कैसे करते हैं, दोस्तों ये बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। और दोस्तों जो यूपी बोर्ड है दोस्तों वो यानी इस चैप्टर को खास कर रखते हैं दोस्तों। इसमें से लगभग 4 से 5 नंबर का आपका ये रहता है। तो दोस्तों मैं आज आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप जितने भी चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमने कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो कंप्लीट सिलेबस से लेकर रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की वीडियो चला रखी है। यानी दोस्तों जो क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है दोस्तों मैं उन सभी क्वेश्चनों को आपके सामने ला रहा हूँ। दोस्तों जो क्वेश्चन बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होंगी ये। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और दोस्तों बाकी जो भी वीडियो है मैं उन सभी के प्ले लिस्ट का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों आप वहां से जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों क्लास 10 साइंस यानी क्लास 10 है दोस्तों, साइंस की वीडियो है जो 2023 में एग्जाम होने वाला है दोस्तों। उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है जो 2023 में एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों चैप्टर 8 की बात करते हैं। दोस्तों चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। दोस्तों आज हम किसके बारे में बात करते हैं कि जीव जनन कैसे करते हैं। दोस्तों ये बायोलॉजी का पोर्शन है, जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर 8 है दोस्तों। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी यानी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं दोस्तों, वो सभी इस वीडियो में होंगे जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। यानी दोस्तों ये वो पर्सन है जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों जो स्टूडेंट 2023 बोर्ड परीक्षा देंगे वे जरूर देखें, यानी जो स्टूडेंट 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं दोस्तों वे जरूर इस वीडियो को देखें। क्योंकि दोस्तों मैं आपकी जो काम की है इसमें बहुत सारी चीज़ है मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी दोस्तों जो आप सभी जानते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों आज मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 1, पुमंग तथा जायांग में अंतर बताइए। पुमंग किसमें के दोस्तों, पुमंग में और तथा जायांग में अंतर बताइए। पुमंग और जायांग में अंतर पूछ रहा है दोस्तों 2014, 15, 17, 19 यानी दोस्तों 2014, 15, 17, 19 यानी दोस्तों हर 2-3 साल के अंतर्गत आ रहा है, 2-3 साल के अंतर्गत आ रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आपकी बार 2023 में भी आपको ये देखने को मिले। तो दोस्तों हमें पुमंग और जायांग में अंतर बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पुमंग। दोस्तों पुमंग पुष्प का नर जनन चक्र है, यानी दोस्तों पुमंग जो है वो पुष्प का नर जनन चक्र है। यानी अब आपको गांठ मान लेनी है कि जो पुमंग है दोस्तों, जो पुमंग है वो एक तरह से मेल है यानी आदमी है। आप पुमंग को मेल बना सकते हो। इसका निर्माण पुकेसरों से होता है और पुकेसर के परागकोश में परागकण बनते हैं। यानी पुकेसर के परागकोश में परागकण बनते हैं। काय में परागकोश में परागकण बनते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना जो पुसर है जो पुमंग है, जैसे पुमंग दोस्तों पुमंग जो है वो पुष्प है, यानी पुमंग जो पुष्प है और पुष्प का कैसा नर का मतलब यानी दोस्तों मेल भाग है। तो दोस्तों पुमंग है, पुमंग कौन है दोस्तों, पुमंग मेल है और इसका निर्माण पुकेसरों से होता है। पुकेसर के परागकोश में परागकण होते हैं। अब मैं बात करता हूँ जायांग। दोस्तों जायांग का मादा जायांग मादा जनन तंत्र है, जनन चक्र है। दोस्तों ध्यान रखना अगर हम बात करते हैं पुमंग की तो दोस्तों पुमंग क्या है, पुमंग नर जनन चक्र है। और दोस्तों जायांग क्या है दोस्तों, जायांग मादा जनन चक्र है। पुमंग पुरुष है और दोस्तों जायांग कौन है, जायांग है महिला। इसका निर्माण अंडियों से होता है। अंडप के अंडाशय में बीजांड बनाते हैं और निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया पुमंग जो मेल भाग है और जो जायांग है वो फीमेल भाग है। पुष्प यानी दोस्तों पुष्प का मादा जनन चक्र होता है, यानी मादा जनन चक्र है। इसका निर्माण अंडाशय से होता है। तो दोस्तों ये अंडाशय हैं वो कहाँ, बीजांड में बनते हैं। अंडाशय कहाँ दोस्तों, बीजांड में बनते हैं। और निषेचन के पश्चात यानी दोस्तों जब मेल से क्या आएगा दोस्तों, मेल से जब परागकण आएंगे और दोस्तों जब फीमेल यानी जायांग से जो दोस्तों अंडाशय आएंगे दोस्तों, जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे
दोस्तों ये जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो इनके मिलने पर क्या बनेगा, यानी इनके मिलने पर क्या होगा दोस्तों, इनके मिलने पर दोनों फल में परिवर्तित हो जाएगा। यानी निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों इसे आप याद रखना। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख, यानी परिवार नियोजन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो दोस्तों परिवार नियोजन की स्थायी विधियों का उल्लेख कीजिए दोस्तों 2013 में, 17 में और 19 में। 2013, 17 और 19 दोस्तों कई बार पूछा गया है 2013, 17, 19 में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, यानी वो कह रहा है कि परिवार नियोजन की स्थायी विधियों का। परिवार नियोजन का मतलब यानी दोस्तों जो जनसंख्या बढ़ रही है उस पर कंट्रोल करने के लिए स्थायी, यानी दोस्तों जो हमें बार बार ना करनी पड़े, एक बार ही हो जावे, कोई ऐसी स्थायी विधियों का उल्लेख करे, ऐसी स्थायी विधियों का उल्लेख करे। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो नसबंदी है वो एक स्थायी, यानी स्थायी वो है, स्थायी विधियाँ है। तो दोस्तों उसमें वैसोक्टोमी जो है तथा नलीबंद ट्यूबोक्टोमी परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ है। वैसेक्टोमी का मतलब दोस्तों, वैसेक्टोमी का मतलब जो वैसेक्टोमी होती है वो पुरुषों के अंदर होती है, यानी दोस्तों पुरुषों की नसबंदी होती है। और दोस्तों ट्यूबोकोमी जो होती है दोस्तों वो महिलाओं की नसबंदी होती है। आप इसे ऐसे भी याद रखते हैं, वैसे यानी पुरुषों की वैसे ही नसबंदी करते हो। तो दोस्तों आप उसमें जैसी वैसा लगा दिखो वैसे का मतलब पुरुषों की वैसे ही नसबंदी करते हो, तो वैक्सोटोमी। और ट्यूबोक्टोमी का मतलब दोस्तों महिलाओं की नसबंदी होता है। ये दोस्तों ये जो परिवार नियोजन की एक स्थायी विधियाँ है, परिवार नियोजन की दोस्तों स्थायी विधियाँ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीवों के जनन के विखंडन तथा खंडन विधियों का उदाहरण सहित स्पष्ट करें। 2017, 19, 20, 21 जीवों के जनन की विखंडन एवं खंडन विधियों का उदाहरण सहित स्पष्ट करें। यानी दोस्तों कौन कौन सी, यानी तो जीव जो जनन कर रहे हैं उनकी विखंडन तथा खंडन, एक तो विखंडन और एक खंडन, हमें दोनों विधियों का उल्लेख करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम विखंडन की बात करते हैं। इसमें एक कोशिका जीव असूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो संतानती जीवों का निर्माण करते हैं। इसमें पहले केंद्रक विभाजित होता है और फिर कोशिका द्रव्य द्वारा बंटवारा होता है, और जैसे अमीबा। यानी दोस्तों अमीबा आप सभी जानते हैं अमीबा कैसा जीव है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो दोस्तों जो विखंडन है इसमें एक कोशिकीय जीव असूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो संतानती जीवनों का निर्माण करता है। यानी दो संतानों का निर्माण करता है। इसमें पहले केंद्रक विभाजित होता है, यानी जो सबसे पहले इसमें क्या होगा, केंद्रक, इनका जो केंद्रक है वो विभाजित होता है और फिर कोशिकीय द्रव्य का बंटवारा होता है, जैसे अमीबा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो विखंडन होता है वो इसमें एक कोशिका जीव असूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो संतानित जीवों का निर्माण करते हैं। यानी जो दोस्तों विखंडन होगा वो किस में होगा, विखंडन एक कोशिका जीवों में होगा। विखंडन किस में होगा, एक कोशिका जीवों में होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले पेज पर। अभी पूछा है दोस्तों खंडन किसे, यानी सरल तंतुरूपी जीव जैसे शैवाल हो गया, कवक हो गया के परिपक्व तंतु अनेक भागों में टूट जाते हैं। प्रत्येक टुकड़ा संतांती तंतु का निर्माण करता है। तो दोस्तों खंडन की बात करें तो सरल तंतुरूपी जीव यानी जो सरल होंगे, जो तंतु में पाए जाते हैं, शैवाल और कवक। यानी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शैवाल और कवक, जो शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और दोस्तों कवक जहाँ फुई वगैरह लग जाती है उसे कवक कहते हैं, के परिपक्व तंतु अनेक भागों में टूट जाते हैं। इनके तंतु जो दोस्तों क्या हो जाते हैं, अनेक भागों में टूट जाते हैं। प्रत्येक टुकड़ा संतांती तंतु का निर्माण करता है। यही दोस्तों जो उसमें होता विखंडन में दोस्तों एक कोशिका से दो बननी थी, लेकिन इससे कितनी दोस्तों, इससे प्रत्येक टुकड़ा संतांती तंतु का निर्माण करता है, यानी बहुत सारे संतांती का निर्माण होता है, जैसे स्पाइरोगायरा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न की। दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न, तो परागकण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, परागकण के लाभ बताइए। 2011, 2014, 15, 18, 19। 2011, 14, 15, 18, 19 दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। वो कह रहा है कि परागकण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है और परागकण के लाभ बताइए। तो दोस्तों एक पुष्प के परागकण जब उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। इन दोस्तों क्या कर रहा है, एक पुरुष के परागकण, यानी दोस्तों मैंने बताया था जो मेल में होते हैं परागकण होते हैं, जब उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र का मतलब दोस्तों महिला, यानी जो महिला जनन तंत्र उस पर पहुंचते हैं
तो इस क्रिया को परागन कहते हैं, इस क्रिया को परागन कहते हैं। ध्यान रखना, जब दोस्तों एक पुष्प के परागकण उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागन कहते हैं। परागन दो प्रकार से होता है दोस्तों। परागन क्या प्रकार से, परागन ध्यान रखना, परागन दो प्रकार से होता है, परागन दो प्रकार से होता है। पहला स्वपरागन और परपरागन, स्वपरागन और परपरागन। स्व का मतलब दोस्तों स्वपरागन उसे बोलते हैं जो परागन अपने आप हो जाए, अपने आप होने वाला परागन अपने आप स्वपरागन कहलाता है। और जो दोस्तों दूसरों पर होता है यानी दूसरों के द्वारा करते हैं उसे परपरागन कहते हैं। यानी दोस्तों इसमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है उसे परपरागन कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ परागन के लाभ। इसमें उन्नतशील प्रजातियां विकसित होती हैं, यह जैव विकास का आधार है ना दोस्तों। परपरागन का मतलब इसमें उन्नतशील प्रजातियां विकसित होती हैं और यह जैव विकास का आधार है। अब विभिन्नताओं के कारण उच्च गुण वाले स्वस्थ बीज प्राप्त होते हैं जो संकर ओज को प्रदर्शित करते हैं। यानी विभिन्नताओं के कारण उच्च गुण वाले स्वरूप बीज प्राप्त होते हैं जो संकर ओज को प्रदर्शित करते हैं। परपरागन द्वारा उत्पन्न जनन क्षम पौधा विकसित होता है, परपरागन द्वारा उत्पन्न जनन क्षम पौधा विकसित होता है। यानी परपरागन के द्वारा उत्पन्न जनन क्षम पौधा विकसित होता है। अब परपरागन से मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसमें परपरागन से कुछ हानियाँ भी हैं, मैं आपके सामने हानियाँ रखूँगा दोस्तों। परागकण अधिक संख्या में बनते हैं और व्यर्थ होते हैं। जो परागकण है अधिक संख्या में बनते हैं और क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। पर परागन के लिए विभिन्न युक्तियाँ साधनों पर निर्भर रहता है, जैसे कीट, वायु, जल, पक्षी। दोस्तों कीट के द्वारा कैसे, यानी जैसे आप सभी जानते हैं कि मक्खी है, मक्खी किसी पौधे पर बैठी है दोस्तों, फिर वो दूसरे पौधे पे चली गई तो दोस्तों उसमें कीट का यूज हो जाता है परपरागन में। तो दोस्तों परपरागन अधिक संख्या में बनता है, परागकण अधिक संख्या में बनते हैं और व्यर्थ होते हैं। परपरागन के लिए विभिन्न युक्तियाँ साधनों पर निर्भर रहता है, जैसे कीट, वायु, जल, पक्षी इत्यादि। परपरागन के फलस्वरूप प्रजाति के पैतृक लक्षणों में विभिन्नता आ जाती है। परपरागन के फलस्वरूप प्रजाति के पैतृक लक्षणों में क्या आ जाती है, उसमें विभिन्नता आ जाती है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में चार अंतर, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में चार अंतर बताइए। तो दोस्तों 2014, 15, 16, 18, 19, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 2015, 14, 15, 16, 18 और 19 दोस्तों 5-6 बार पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे हमें बताना लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। दोस्तों लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। दोस्तों एक ही जनक संतान की उत्पत्ति करता है। दोस्तों एक ही जनक का मतलब दोस्तों संतान की उत्पत्ति करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे अमीबा अपने आप में से दो टूटकर हो जाते हैं तो दोस्तों संतान की उत्पत्ति हो जाएगी, तो अमीबा। यानी जो एक ही जनक अपनी संतान की उत्पत्ति करता है। लेकिन लैंगिक जनन लैंगिक संतान की उत्पत्ति के लिए प्राय 2 जनकों का होना आवश्यक है। किसका, 2 जनकों का होना आवश्यक है। 2 का मतलब जैसे दोस्तों सभी आदमी हो गए और दोस्तों उसके बाद में जितने भी जानवर हैं, आदमी जानवर दोस्तों, अगर दोस्तों इन्हें यानी बच्चा होना है तो दोस्तों इन दोनों को सेम आना पड़ेगा। दोस्तों इसी तरह एक ही जनक की आवश्यकता होती है इनकी, यानी संतान की उत्पत्ति के लिए प्राय 2 जनकों की आवश्यकता, यानी 2 जनों का होना आवश्यक है। अब मैं बताऊँ समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। दोस्तों जो अलैंगिक जनन में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है और इसमें लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं। निषेचन के पश्चात समसूत्री विभाजन होता है। निषेचन के पश्चात क्या होता है, निषेचन के बाद समसूत्री विभाजन होता है। निषेचन के बाद समसूत्री विभाजन होता है। अब मैं बात करता हूँ निषेचन नहीं होता, इसमें निषेचन नहीं होता। जो दोस्तों अलैंगिक जनन है इसमें निषेचन नहीं होता, निषेचन होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है दोस्तों, लैंगिक जनन में निषेचन होता है। संतान पूर्णतः जनक के समान होती है। संतान पूर्णतः जनक यानी संतान जो होगी पूर्णतः उसके जो जनक होते हैं उनके समान होती है। संतान दोनों जनकों से भिन्न भिन्न होती है, संतान दोनों जनकों से भिन्न भिन्न होती है। ध्यान रखना दोस्तों अमीबा होती है वो जिस तरह से जिस अमीबा से टूटकर बनती है उसी तरह की होती है, लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। लैंगिक जनन में संतान दोनों जनकों से भिन्न भिन्न होती है, यानी दोनों जनकों से अलग अलग होती है। अब मैं बात करता हूँ आगे, परिवार नियोजन की को परिभाषित कीजिए।
नियोजित परिवार के लिए स्थायी विधियों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों 2009, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20। 2009, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20। दोस्तों मैं आप सभी को इनकी कटिंग आपको हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। दोस्तों आप वहाँ भी देख सकते हो, कई बार पूछा गया 2009, 10, 13, 14, 16, 19, 20। दोस्तों इन वर्षों में ही पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यानी यूँ करा परिवार नियोजन की परिभाषित किया जाए। परिवार नियोजन क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। और नियोजित परिवार के लिए 2 स्थायी विधियों का उल्लेख कीजिए। और नियोजित परिवार के लिए 2 स्थायी विधियों का उल्लेख कीजिए। तो किसी स्थान विशेष पर दिए गए समय पर उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। नहीं क्या कह रहा है, किसी स्थान विशेष पर दिए गए समय पर उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या, दिए गए समय पर उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। इकाई समय में व्यक्तियों की संख्या में होने वाली वृद्धि की जनसंख्या वृद्धि कही जाती है। यानी इकाई समय में व्यक्तियों की संख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण, अब दोस्तों हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या हो सकते हैं। निरक्षर लोग छोटे परिवार की महत्व को नहीं जानते हैं। जो निरक्षर का मतलब यानी दोस्तों जो अनपढ़ लोग हैं दोस्तों, उन्हें क्या पता है यानी छोटा परिवार क्या होता है। तो ये कह रहा है कि निरक्षर लोग छोटे परिवार के महत्व को नहीं जानते हैं। इस कारण से अज्ञानतावश निरंतर संतानोत्पत्ति होती रहती है। दोस्तों निरक्षर यानी जो अनपढ़ लोग होते हैं दोस्तों, वो जो छोटे परिवार की महत्व को नहीं समझते हैं और इस अज्ञानता के कारण लगातार संतानोत्पत्ति यानी संतानोत्पत्ति होती रहती है। अब कम आयु में विवाह होना, ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है। कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद कम आयु में ही अनेक विवाह संपन्न हो जाते हैं। अनेक विवाह संपन्न हो जाते हैं जिनके कारण कम आयु में ही दंपति संतान उत्पन्न करने लगते हैं, यानी संतान उत्पन्न करने यानी संतान पैदा होने लगती है। तो दोस्तों सबसे पहले निरक्षरता यानी जो पढ़े लिखे नहीं है। दूसरा कम आयु में विवाह, यानी दोस्तों जो छोटी छोटी उम्र में विवाह हो जाता है वो भी एक संतान यानी बढ़ने का कारण है। अब मैं बात कर दूँ आगे, इसमें कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, यानी जनसंख्या को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो जनसंख्या सीमित करने हैं तो गर्भ निरोधक विधियाँ दोस्तों, गर्भ निरोधक विधियों का प्रचार प्रसार व इन सुविधाओं का उपलब्ध कराना होगा। इन जो गर्भ निरोधक विधियाँ हैं उनका प्रचार प्रसार करना होगा, लोगों को जाकर समझाना होगा और उसके बाद में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराना होगा। फिर दूसरे नंबर पर साक्षरता को उच्च लेवल तक ले जाना होगा। यानी दोस्तों साक्षरता को उच्च लेवल का मतलब यानी दोस्तों हमें लोगों को इतना शिक्षित करना होगा कि वो अपना सही गलत समझ सके कि क्या सही है क्या गलत है। तो साक्षरता को उच्च लेवल तक ले जाना होगा। विवाह की आयु को लड़की की आयु 21 वर्ष व लड़कों की आयु 24 वर्ष हो जानी चाहिए। यानी दोस्तों विवाह की आयु बढ़नी चाहिए। जैसे लड़की की अब सरकार ने 18 साल कर रखी है और दोस्तों लड़कों की कितनी कर रखी, लड़कों की 24 साल कर रखी है। लड़कियों की 18 है और लड़कों की 21 साल है। तो दोस्तों जो लड़कों की है उसे तो लड़कियों की कर दें 21 साल और दोस्तों लड़कों की आयु कितनी 24 वर्ष कर देनी चाहिए, 24 साल लड़कों की कर देनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों जो इसकी स्थायी विधियाँ, उसमें कहा था कि इनकी स्थायी विधियों का भी उल्लेख कीजिए। तो हम बात करें शल्य क्रिया विधि। शल्य का मतलब दोस्तों ऑपरेशन होता है, शल्य क्रिया विधि। तो पुरुषों का ऑपरेशन या वैसोक्टोमी यानी पुरुषों को ऑपरेशन मैंने बताया था जो पुरुषों की नसबंदी होती है उसे वैसोक्टोमी कहते हैं। तो एक शुक्र मैं अब उसके बारे में बताऊंगा कि दोस्तों ये क्या होता है। यह एक शुक्र नलिका का बहुत ही साधारण ऑपरेशन है। शुक्र नलिका का यानी दोस्तों जहाँ से पेशाब करते हैं वहाँ का बहुत ही साधारण ऑपरेशन है। इसमें शुक्र वाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है। यानी जो शुक्र वाहिनी जिसमें हमारा शुक्राणु आते हैं दोस्तों, उन्हें दोनों को कैंची से काटकर और दोस्तों उन्हें बांध दिया जाता है। इसमें शुक्र वाहिनियों को काटकर बांध दिया जाता है। इसके उपरांत गर्भधारण का भय नहीं रहता। यानी दोस्तों जो हमें शुक्र वाहिनी का है जिसमें शुक्राणु आते हैं उनको दोस्तों काटकर आपस में बांध दिया जाता है और उसके उपरांत गर्भ निरोधन का भय नहीं रहता। यानी दोस्तों फिर इसमें गर्भ धारण का भय नहीं रहता। यानी दोस्तों फिर गर्भ धारण का भय नहीं रहता उसमें। अब इसमें दे रखा कि महिलाओं का ऑपरेशन, यानी फिर एक और उपाय है कि क्या तो पुरुषों की हो जानी चाहिए या महिला की। दोस्तों महिला का ऑपरेशन जिसे ट्यूबोक्टोमी कहते हैं। इसमें ऑपरेशन करके फैलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाता है। जैसे पुरुषों में क्या शुक्रवाहिनी बांधते हैं, इसमें फैलोपियन नलिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है। इस प्रकार अंडाणुओं का निर्माण होता है।
इस प्रकार अंडाणु का निर्माण होता रहता है तथा महामारी चक्र भी सामान्य रूप से चलता रहता है, किंतु अंडाणु नलिका से आगे नहीं पहुंच पाते। किंतु अंडाणु जो होते हैं नलिका से आगे नहीं पहुंच पाते हैं। यानी दोस्तों जो महामारी का चक्र होता है वो भी कंटिन्यू चलता रहता है बिना किसी रोक टोक के, और दोस्तों अंडाणु का भी निर्माण होता रहता है। दोस्तों इसमें अंडाणु पर जो नलिका से बाहर नहीं आते, क्योंकि दोस्तों जो नलिका है वो आपने नलिका काट कर क्या कर दिया, उसको काट कर उसे बांध दिया, काट कर उसे बांध दिया जाता है, उससे अंडाणु बाहर नहीं आते। और दोस्तों गर्भधारण का बिल्कुल भी इसमें खतरा नहीं होता है, बिल्कुल भी इसमें गर्भधारण नहीं हो सकता है। जब अगर आप ऑपरेशन कोई सी भी करा लेंगे तो दोस्तों चाहे तो आप वैसोटोमी करा लो या दोस्तों ट्यूबोक्टोमी करा लो, फिर इसमें ऑपरेशन उसका गर्भधारण का डर नहीं रहता। तो दोस्तों ये थी मेरी कक्षा 10 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूपी बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी। दोस्तों मैं इन सभी जो वीडियो है इनकी जो PDF है इनका लिंक भी वाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से भी इसका चैनल यानी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, आपके फ़ोन में जितने ग्रुप वगैरह हैं उनमें भी शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।